हेलो गुड इवनिंग बच्चों। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज जो है हमको कल से आगे बढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना था टॉपिक, मैं याद करूं तो आज का जो टॉपिक था, कल मैंने क्या खत्म कराया था बेटा? कल कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज से चालू करना था। ठीक है बेटा, चलो। लेट अस स्टार्ट विथ नाउ द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कि एक एटम जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली ऐसा बॉन्ड है। अब तक हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या पढ़ते थे? कोवलेंट बॉन्ड में हम पढ़ते थे कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें कि जो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। तो यहाँ पर एक एटम डोनर हो जाएगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा, और एक एटम रिसीवर हो जाएगा जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है बेटा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का मजबूत बॉन्ड है। मजबूत बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। बॉन्ड पैरामीटर खत्म हो गया था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड also called as dative bond। तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेयर होते हैं वो एक ही एटम से आते हैं। तो इट इज अ बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम वन एटम। इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। It is also called as semi-polar bond। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों बोलते हैं semi-polar bond। Both electrons of coordinate bond, both electrons of coordinate bond comes from one atom, comes from वन एटम। एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है बेटा। इसकी स्टोरी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड एज डोनर। अच्छा, इसमें जो दो एटम होते हैं, आउट ऑफ टू एटम्स between which coordinate bond is formed, between which coordinate bond is formed, जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वन इज डोनर एटम, वन इज डोनर एटम। आप समझ गए होगे डोनर कौन सा होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देता है, एंड अदर इज एक्सेप्टर। बस आयनिक बॉन्ड, इसमें फर्क क्या है कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, कंप्लीटली दे दिया जाता है, इसमें शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन प्लीज लिसन केयरफुली, है ना, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, अभी समझाने दो, ठीक है ना। चलो, तो जैसे कि क्या हुआ, मान लो दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना। अच्छा, डोनर एटम, जो डोनर एटम होता है ना, इसको हम
लुईस बेस भी बोलते हैं, क्योंकि आपने यदि कभी सुना हो तो लुईस साइंटिस्ट का नाम है, लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर देता है, और लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर रिसीव करता है। मैं साइड में लिख देता हूँ, पैराडॉक्स चैप्टर में आ जाएगा ये। लुईस बेस, वन विच डोनेट लोन पेयर, उसको बोलते हैं लुईस बेस। तो लुईस एसिड क्या होगा, वन विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है ना। तो इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो जो डोनर होता है, डोनर ऑक्टेट इज कंप्लीट, या मैं बोलूं कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। सीडी का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मेरे पास जगह नहीं थी, चूंकि सीबी का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, आप नेक्स्ट लाइन में लिखना है इसको, है ना। फिर दो कंडीशन लिखना, नंबर 1 डोनर ऑक्टेट इज कंप्लीट, एंड नंबर 2 एक्सेप्टर हैज वैकेंसी ऑफ एट लीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। डोनर का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, एक्सेप्टर के पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब इसके मैं एग्जांपल्स देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक्सेप्टर कौन नहीं हो सकता, यदि मैं आपसे बोलूं एक्सेप्टर कौन नहीं हो सकता, आप मुझे बता सकते हो कोई सा ऐसा आइटम जो आप बोल दो एकदम देखते ही कि एक्सेप्टर नहीं। वेरी गुड भाग्यश्री, भाग्यश्री का आंसर एकदम सही है। भाग्यश्री ने बोला कि सर एक्सेप्टर फ्लोरीन नहीं हो सकता, किसी ने बोला नोबल गैस नहीं हो सकता, नोबल गैस भी सही है और फ्लोरीन भी सही है, दोनों ही आंसर सही है। एक्सेप्टर ना नोबल गैस हो सकता है, ना ही एक्सेप्टर फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है ना। मेटल्स एक्सेप्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, हो सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि मेटल्स एक्सेप्टर नहीं हो सकते हैं, खूब हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास जगह खाली हो, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा इस बारे में एग्जांपल्स में, ठीक है ना। एक टिपिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो मेरे पास अमोनिया है, NH3 है, तो क्या अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जल्दी से बोलो। क्या अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जल्दी से बोलो। देख करके 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, कहते बेटा ढंग से देख ले बच्ची तो समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। देखो मैं आप लोगों से एक बात बोल दूं, ये सब चैप्टर उन्हीं लोगों को आएंगे जो लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे चैप्टर्स में। ये है, दिस इज अमोनिया। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास कि नहीं है, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा। अब हम देखते हैं BF3, क्या BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट है, जल्दी से बताओ मुझे। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, वो आपको आता है। BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास अभी फिलहाल, आफ्टर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यस। और क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है, तो पहली बार डोनर ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड इट हैज एटलीस्ट 1 लोन पेयर, एंड इट हैज at least 1 लोन पेयर, ठीक है बेटा। वैसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बात भी गलत हो जाएगी कि एटलीस्ट शुड हैव 1 लोन पेयर, लेकिन आपके लेवल के लिए ठीक है ये, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया BF3, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। तो ये इसकी तरफ यूं एरो बना देंगे। एरो इसकी तरफ क्यों बनाया, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, तो एरो सदा इलेक्ट्रॉन से दूर जाते हुए बनाते हैं न्यूक्लियस की ओर। जो हल्की चीज होती है वो भारी चीज की तरफ मूव करती है, इधर न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो देयरफॉर एरो हम ऐसा लगाएंगे, ठीक है बेटा। हालांकि ऑर्गेनिक में आपको सिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओके। तो ये डोनर हुआ बेटा, ये डोनर हुआ। तो क्या ये लुईस बेस का काम कर रहा है, यहाँ पर जल्दी से बोल दो, क्या ये लुईस बेस का काम कर रहा है। और ये एक्सेप्टर हुआ, तो ये जो एक्सेप्टर हुआ
क्या ये लुईस एसिड का काम कर रहा है? जल्दी से बोल दो, करेक्ट है, ऐसा हो गया। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई बता सकता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप जल्दी से बोलो। इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप कोई बता सकता है? मैं कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बोलो। आपके क्वेश्चंस में नहीं सुन रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? अभी बहुत सिंपल चल रहा है, देयर इज नथिंग टू आस्क इन दिस। चलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, और शेप कैसा है जल्दी से बोलो। शेप कैसा है? मैं सब पढ़ा चुका हूँ इसको। शेप कैसा है? sp3 है, शेप कैसा है? मतलब शर्म की बात है, गलत शेप बता रहे हो, शर्म की बात है। शेप इज पिरामिडल, पिरामिडल, करेक्ट है। टेट्राहेड्रल बोल रहे थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप नहीं है। मैंने ये शब्द आपको बताया नहीं कभी, बता दूंगा आपको कि यदि आप लोन पेयर रख के, या बता दिया मैंने आपको, लोन पेयर रखा है आपने, लोन पेयर को पोजीशन नहीं दी है आपने, है ना, तो आप शेप बताते हो, और लोन पेयर को भी एक पोजीशन मान लिया है तो फिर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अमोनिया की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसका शेप जो है वो पिरामिडल है, क्योंकि ये है अमोनिया। यहीं पे सीख लो, क्योंकि शायद मैं बताना भूल गया, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये बात की जाए तो दिस इज अमोनिया। अब यदि चारों पोजीशंस को मान लिया जाए, मतलब इसको भी एक पोजीशन मान लिया जाए, तो ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री इंक्लूड लोन पेयर, इंक्लूड लोन पेयर, तो ज्योमेट्री जो इसकी होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और जो इसका शेप होगा, शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको छुपा लो, तो पिरामिडल होगा। तो कैसा दिखेगा? पिरामिडल दिखेगा। मैं इसको मिटा दूंगा, मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया था ये, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और दे दूं आपको इसी प्रकार का, जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपकी। शेप और ज्योमेट्री पे कहीं भी साइड में लिख लो, कहीं भी साइड में लिख लो, है ना। अब तुम मुझे बताओ, SF4 का शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है? SF4 का शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है? जल्दी से बताओ। SF4 का शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है? ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा। पर मैं रो दूंगा, मैं बता रहा हूँ, आप यदि सब चीजों को करेक्ट नहीं बताओगे तो, बिकॉज मैं आपको बहुत पढ़ा दिया है। ये आपकी मेहनत पे अब सब कुछ डिपेंड करता है। मैं आपकी जगह एग्जाम देने के लिए नहीं जाऊंगा, ये बात तय है, ठीक है। SF4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और जैसे ही दिखा ऐसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, वैसे ही हमको क्या करना होता है? तुरंत हमको ऐसा साइन बनाना होता है। याद आया? मैं हर बार आपको याद नहीं दिलाऊंगा। आपकी यदि किसी गलतफहमी है कि एग्जाम में मैं आपको याद दिलाने आऊंगा, तो मैं मिटा दूं आपकी गलतफहमी, मैं नहीं आऊंगा। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड। तो ये P हो गया, ये F, ये F, ये F, ये F, और ये सॉरी SF4 था ना, SF4। और लोन पेयर कहाँ रखना होता है? इधर रखना होता है, इधर F आ जाएगा। तो शेप कैसा होता है इसका? शेप कैसा होता है इसका? शेप 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 सीसॉ शेप। और इसका ज्योमेट्री कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल। समझ लो, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल। तो किसी की ज्योमेट्री आपको कैसे बतानी है? लोन पेयर को भी जगह दे देती है। तो ज्योमेट्री क्या हुई? ज्योमेट्री तो यदि आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, लिख लो कहीं पर वहां पर, क्योंकि मैं बताना ये भूल गया था आपको। ज्योमेट्री में लोन पेयर को रखते हैं, तो यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, करेक्ट है। यदि sp2 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर एंड ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव, चाहे कोई भी हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री सदा क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री सदा क्या होगी? टेट्राहेड्रल। यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री सदा क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री सदा क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। यदि sp3d3 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? तो ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। ठीक है ना, ज्योमेट्री निश्चित है, क्लियर है। ये बताया था मैंने आपको, ऐसा बताया था कि ज्योमेट्री हरदम एक ही रहती है, ज्योमेट्री ये रहेगी, और लोन पेयर के साथ में शेप बदलता रहेगा। लोन पेयर के साथ में शेप बदलता रहे। यदि मैंने ये बता दिया तो अच्छी बात है। मुझे याद नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था शायद मैं ये बताना आपको भूल गया हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारा है लिटरेचर पढ़ने को,
पर उसके लिए मुझे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी थोड़ी सी, जिससे मैं एक लेवल के ऊपर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा पाऊँ। मिटा दूं मैं इसको, शैल आई मिटा दूं? ओके चलो, तो अब इसको तो मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये चल नहीं रहा है। वो तो बीच में एकदम आ गया, मुझे याद आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, यदि मुझसे छूट गई थी तो फिर थोड़ा दिक्कत आ सकती थी आपको, है ना। अब आप जब नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, जहां पर कि उन्होंने ज्योमेट्री और शेप के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया है, बट लिटरेचर जो कहता है वो मैंने आपको बता दिया है ना। एनसीईआरटी में एक आध जगह कंफ्यूज करते हैं वो, जहां पर कि वो इस लिटरेचर को नहीं मानते, बट भाई अपन तो स्टैंडर्ड लिटरेचर पे चल सकते हैं, तो आप तो यही मान के फिलहाल चले। कोई यदि गलत क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम उसके लिए अपने लिटरेचर को नहीं चेंज कर सकते। खैर, जब ये बन जाएगा यहाँ पर, तो ये NH3 इधर हो जाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड U बनेगा और इधर हो जाएगा BF3। करेक्ट है इतनी बात? अब आप मुझे ये बताओ कि अब अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जल्दी बोलो। NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। sp, तिथि बेटा क्या कर रही है होशियार बच्ची, तू तो अच्छी बच्ची है, क्या कर रही है? तेरे को sp, नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड बने हुए हैं? नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 3 के 4, 3 के 4। नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 3 के 4। भाई 4 है ना, 1 2 3 और 4। कैसे इंसान है, गिनती तो सही करो, 4। तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इधर कितने बॉन्ड है? बोरॉन पे कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp3। करेक्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि जब अमोनिया और BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो किस किस चीज में चेंज आता है, हाइब्रिडाइजेशन में या ज्योमेट्री या शेप में? तो अमोनिया के किस में चेंज आया? अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp3 था, अब भी sp3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदला, इसका क्या बदला? शेप बदला। पिरामिडल से ये कैसा हो गया शेप? जल्दी से कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अब ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है पिरामिडल से? अब शेप कैसा हो गया? अब ये शेप टेट्राहेड्रल हो गया, क्योंकि ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा, ये यूं और ये यूं। तो अब जो अमोनिया के लिए आपको शेप दिखाई देगा वो टेट्राहेड्रल, और इधर भी टेट्राहेड्रल है। बल्कि इसको मैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलूं तो सही है, क्योंकि हाइड्रोजन 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 के बीच वो सुंदर रिपल्शन नहीं होगा जो कि इधर BF3 मॉलिक्यूल का रिपल्शन होगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दोनों का शेप कैसा हो गया? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। करेक्ट है, दोनों का शेप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो BF3 का क्या बदला? BF3 का हाइब्रिडाइजेशन भी बदला और शेप भी बदला, जबकि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन वही रहा लेकिन शेप में चेंज हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोग को? इन अमोनिया hybridization remains same but shape changes. In BF3 both changes, both changes। करेक्ट है, both changes। आया समझ में? विश्वास करो, यदि आप प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जीवन मुश्किल होता जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा वैसे वैसे। यदि आप सिर्फ टेस्ट के स्कोर करने के लिए पढ़े रहे ना, तो आपका केमिस्ट्री बर्बाद है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। समझ गए आप मेरी बात को? तो आप जो है ना, जो क्लास में चल रहा है ना, उसको जेन्युइनली पढ़ो। जब मैं आपसे पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो अब आपको आना चाहिए, मैंने बहुत सिखा दिया। जब मैं आपसे पूछूं इसका शेप क्या है, तो वो आपको आना चाहिए, मैंने बहुत सिखा दिया। जितना मैं सिखा सकता था, किसी स्ट्रक्चर का शेप बनाना, कुछ भी बनाना, सब कुछ मैंने आपको बहुत 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 डिटेल में सिखा दिया है। बीबीटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, जो पढ़ा दिया है वो आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मेरे से, यदि वो क्वेश्चन मैंने जो क्लास में पढ़ाया उससे बाहर होगा तो मैं मान जाऊंगा आपको। आप एक बार मॉड्यूल सॉल्व करके देख लो। जेई की बुक्स जो सॉल्व करोगे उसके लिए एक आध एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो वो एक्स्ट्रा लिटरेचर भी मैं आपको बता दूंगा, परंतु जो पढ़ाया गया है वो आपको याद होना चाहिए। और जब मैंने समझाया था, यू एग्री टू दैट सर हमको ये समझ में आ गया है, यू सेड दैट सर हमको समझ में आ गया है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा। एक चीज पे मैंने कई 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 एग्जाम्पल दिए। अब आपको वो सब याद करना है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, आपकी चालू होती है। तो प्लीज उसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। 1.5K पे 2K पे स्पीड करो, बार बार देखो, बार बार देखो, सो दैट आपको लिटरेचर सचमुच अच्छे से
आ जाए। जब एक्स्ट्रा क्लास लगेगी मैं आपको बताऊंगा खुशी, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो, और मैं अब की बार जब भी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा मैं सीधा क्लास लगा दूंगा, खत्म बात। जिसको अटेंड करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगी जिससे आपको एक लेवल से ऊपर का भी चीज बन जाए जो नीट में दूर दूर तक नहीं आएगी, ठीक है। और जिसको अटेंड करनी है वो कर लो अटेंड। एक बच्चे को पढ़ना है एक पढ़ो, दो को पढ़ना है दो पढ़ो, एक को भी नहीं पढ़ना एक भी मत पढ़ो, मिटा दो। 100 को पढ़ना है 100 के 100 पढ़ लो, मिटा दो। आना बोलना पड़ेगा। सबने लिख लिया बच्चों, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। पिछली एक्स्ट्रा क्लास में लगभग 50 के करीब बच्चे थे, ऐसा मुझे याद है, आउट ऑफ 120। पर वो क्लास जिस लेवल की थी वो लेवल नीट में नहीं आता है, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका था। फिर से आपको वही बात बोलूंगा कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस उन्हीं के लिए हैं जो लोग ये चाहते हैं कि कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त उनको करना है, ठीक है ना बेटा। सूख जाओ भाई जल्दी से, नदी का पानी नदी में जा, तालाब का पानी तालाब में जा, टंकी का पानी टंकी में जा, मेरा बोर्ड सूख जा। ओ भाई। चलो भाई, अब और बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, और एग्जांपल बताता हूं, और आप लोग मेरी मदद करोगे देखने में कि कौन सा एग्जाम्पल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए सही है ना। लेट अस सी दैट। ठीक है, चल। तो कौन सा एग्जाम्पल, जैसे आप देखना, यदि मान लो मेरे पास अमोनिया है और H+ आयन है, क्या इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है? जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा तभी अच्छा पढ़ा पाऊंगा जब आप लोग अच्छे होंगे। बोलो भाई, बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो आया एग्जाम्पल समझ में सब लोग को? खाना बोलना पड़ेगा। बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। यदि इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? NH H ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड H+ के साथ। बताओ अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा क्या? जल्दी जल्दी बोलो, क्या अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा? बिल्कुल सही, नहीं बदला। क्या उसका शेप बदला? क्या उसका शेप बदला? यस, पहले पिरामिडल था शेप, बाद में शेप टेट्राहेड्रल हो गया, करेक्ट है, और परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि सब जगह पे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 था, और शेप कैसा था? पिरामिडल था। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया, और शेप क्या हो गया? शेप इज टेट्राहेड्रल। बड़ा बढ़िया एग्जामिनर्स का मनचाहा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना, ठीक है बेटा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताना आप, यदि मान लो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में अमोनिया हो गया, H+ हो गया, ये वाले एग्जाम्पल तो मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो आप अब मेरी बात को समझना, ये सल्फर है और SO3 है ना। अब किसी ने बोला SO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं? हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर पॉसिबल? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर पॉसिबल। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाना है? पहले ऑक्टेट को कंप्लीट होना चाहिए सेंट्रल एटम का, और उसके पास लोन पेयर बचे होने चाहिए। पहली बात तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, सेंट्रल एटम जो भी डोनर है उसका,
ऑक्टेट कंप्लीट हो, और दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है सेंट्रल एटम हो, कोई भी हो सकता है पर ऑक्टेट कंप्लीट हो और सामने वाले एटम के पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। बोलो हो, बोलो हो, सामने वाले के पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। तो कितने बॉन्ड बनाने के बाद सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? कितने बॉन्ड बनाने के बाद? यदि उसने एक बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 बॉन्ड बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तो एक के साथ यदि वो कोवलेंट बॉन्ड बना ले, डबल बॉन्ड, तो सल्फर कैसा हो जाएगा? S डबल बॉन्ड O हो जाएगा और 2 लोन पेयर बच जाएंगे। अब इसके पास 2 की कमी है, इसके पास भी 2 की कमी है। बोलो हो, तो क्या कर सकता हूं मैं? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस डायरेक्शन में और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस डायरेक्शन में बना सकता हूं। क्या सबको समझ में आया है? क्या सबको समझ में आया है? जल्दी बोल दो। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो। मान लो मेरे पास SO2 होता तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं SO2 में? नहीं आया दिव्यांश? दिव्यांश जैन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा। अपने अपनी काबिलियत को प्रश्न खुद ही मत लगाओ अपने ऊपर, है ना, बहुत ही सरल था। पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यदि सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले तो क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? दिव्यांश जैन जल्दी बोलो, यदि सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, करेक्ट है। सल्फर जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा भाई, यदि सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा मिला शेयर करने के लिए सामने वाले से। डबल बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले, 6 उसके पास थे, अब 8 हो गए। अब कौन सा रॉकेट मैथ्स था जो कि आपको समझ में नहीं आया? चलो भाई, अब आगे से ध्यान रखना, है ना, ये आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब SO2 पे आ जाते हैं। बताओ कितने बॉन्ड बनाए सल्फर? 2 बॉन्ड बना ले, एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बन जाएगा, तो इसने डबल बॉन्ड O बना लिया। अब एक के साथ में क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। एक और बना सकता था लेकिन ऑक्सीजन था ही नहीं, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। क्या सबको चमका? क्या सबको चमक गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाना है? वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? लेट अस ट्राई। वेरी गुड, आंसर एक बच्चे ने दिया था, 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 2 ने गलत आंसर दिया, 3 ने सही दिया है, 4-5 ने सही दे दिया, बाकियों ने गलत दिया है। देखो, तुम वैलेंसी के कंसेप्ट को सब कंसेप्ट की वाट लगा देते हो बिल्कुल ही जब गलत आंसर देते हो। भाई मेरे थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, ये C है, ये O है, ये O है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो उसको और कितने चाहिए? उसको और कितने चाहिए? 4 चाहिए। 2 बॉन्ड तो इसके साथ बना लेगा, 2 इसके साथ बना लेगा। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उसे ऑक्टेट पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद उसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही थे। देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 2 इसके साथ बना लिए, 4 थे टोटल, 2 शेयर किए। अब क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि खुद का ऑक्टेट पहले कंप्लीट हो तभी ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अब वो क्या करेगा? O के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा। अब कुछ बचा ही नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। बोलो आओ, खाना बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। क्लियर है? आ गया समझ में? ओके ओके, चलो अब सुनो और बात करते हैं अपन। मैं ऐसा करता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं, मेरे पास है H2SO4, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? सबसे पहले इधर सल्फर रखो, O O, और H2 है तो वो O से लगाओ, H2 है तो O से लगाओ। जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही लगा होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना पहले ही सिखा चुका हूं। और आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में O जो है वो H से जुड़ा हुआ होता है ना, इतना तो नॉलेज है ना आप लोगों को पहले से, और स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो। खैर, OH आ गया। अब सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड है वो बनाने हैं आपको, फिर डबल बॉन्ड बनाना है। सबसे पहले कौन से बॉन्ड बनाने हैं? सिंगल बॉन्ड। इनमें से सिंगल बॉन्ड कौन बना सकता है? OH और O, और O में से सिंगल बॉन्ड कौन बना सकता है? OH, क्योंकि O टोटल 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर बना हुआ है, तो एक सिंगल एक सिंगल। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। इसने एक OH बना लिया, इसने एक OH बना लिया। अब बताओ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? अब देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, जल्दी देखो। 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 नहीं 2 और 2 4 और 4 8।
8 हो गए। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बना देगा और एक ऐसा बना देगा। समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाना है? सबसे पहले ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, उसके बाद डबल बॉन्ड बनाओ यदि स्कोप है तो, ठीक है ना। पर पहले कौन सा बॉन्ड बनाना अपन को? सिंगल बॉन्ड पहले बनाना है। बोलो हाउ? और 4-5 प्रैक्टिस करा दूं? और 4-5 प्रैक्टिस करा दूं? चलो करा देता हूं आपको, है ना। आप पहले ये पूरा का पूरा बना लो और फिर मैं आपको 4-5 और प्रैक्टिस करा देता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे आपको बनाना है। फिर मैं फॉर्मल चार्ज विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता देता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो फॉर्मल चार्ज सिखाया था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला नहीं सिखाया था। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया। वेरी वेरी सिंपल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशंस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशंस, नंबर 1, एटम का डोनर का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 2, एक्सेप्टर के पास कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो? 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। करेक्ट है। यदि मान लो हम बॉन्ड बना रहे तो कौन सा बॉन्ड पहले बनाएंगे? सिंगल के डबल? सिंगल बॉन्ड पहले बनाएंगे, है ना। ये कुछ चीजों को यदि याद रखा जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सकता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सीखा जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ। चलो मैं आपको 2 4 10 5 10 एग्जाम्पल और दे देता हूं। अब की बार में सिर्फ इतने ही बोर्ड पे आपको पूरे एग्जाम्पल्स दे देता हूं जितने भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और आप लोग को करना है। कंडीशंस आप लोग सीख ही चुके हो, ठीक है ना। चलो तब तक आप कोशिश करो, मैं जब तक बोर्ड सुखाऊंगा तब तक आप कोशिश करना कि सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव में और PO4 3 नेगेटिव में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं। सल्फेट में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और फॉस्फेट में कितने बनेंगे। मैंने इतना सारा पढ़ा दिया है और मुझे भरोसा नहीं है कि तुम लोगों ने इतना सारा याद भी कर लिया है। बच्चे बताऊं, बच्चे ना आजकल बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं। क्या है वो, बहुत मतलब उनकी जो एनालिसिस की ताकत है ना वो बहुत कमजोर हो गई है। मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आज से 10 साल पुराने बच्चों को देखता हूँ और आज देखता हूँ, मुझे लगता है सही में मतलब उनको कोई भी मूर्ख बना सकता है। टेस्ट आ गया तो बस टेस्ट के लिए पढ़ने लग जाएंगे, मतलब उन चीजों के लिए भागते हैं जो करंट में दिख रही होती है, लॉन्ग टर्म चीजें नहीं देखते हैं कभी। ऐसा है। लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। शॉर्ट टर्म सोच के आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन फिर ज्यादातर लोग वही आगे बढ़ते हैं जो मेहनत करते हैं। 2 4 5 फर्जी भी आगे बढ़ जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, उनको देख के मत सीखो, क्योंकि मैक्सिमम वो व्यक्ति आगे बढ़ता है जो मेहनत करता है। चलो तो सल्फेट की बात करते हैं भाई। सल्फेट में क्या है? सल्फर लिखा, ओ लिखा, चलो ऊपर ही लिखते हैं, कौन वेस्ट करे। SO, O नेगेटिव, O नेगेटिव। सही है बेटा। पहले कौन सा बॉन्ड बनाओगे? पहले कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा? O नेगेटिव, O नेगेटिव, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये बना देगा। चलो भाई, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने की कमी है भाई? कितने की कमी है सल्फर को? 2 की। तो 2 सिंगल बॉन्ड मतलब कमी दूर हो जाएगी, इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये रहा O नेगेटिव और ये रहा O नेगेटिव, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया। बढ़िया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देना। मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सिखा रहा हूँ, फिलहाल स्ट्रक्चर वाइज मैं थोड़ा सा गलत बना देता हूँ। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको? सल्फर, O नेगेटिव, O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर है नहीं, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। पर ये वाली दुकान अभी नहीं खोल रहा हूं मैं, तो आपसे अभी फिलहाल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सिखा रहा हूँ। PO4 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या दुनिया POOO नेगेटिव 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 लिख सकती है? फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5। कितने की कमी है? 3 की। तो कितने बॉन्ड बना ले कि कमी दूर हो जाए? 3 बॉन्ड बना ले। तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो क्या एक 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 सिंगल बॉन्ड बन गए। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा।
ये बना सिंगल बॉन्ड, ये बना सिंगल, ये बना सिंगल और ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्लियर रहती बात, आ गया। चलो भाई और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यदि मान लो किसी ने बोला ClO4 नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो क्या दुनिया यहाँ पे लिख सकती है ClO नेगेटिव। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 7। कितने बॉन्ड बना लेके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कितने बॉन्ड बनाए, 1। तो बाकी कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, एक बना लिया, बाकी तीनों कौन से हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो हाउ, आया कि नहीं आया, आया है ना। और एग्जांपल दे देते हैं, ClO3 नेगेटिव, तो क्या लिखेगी दुनिया, दुनिया लिखेगी ClO नेगेटिव, करेक्ट है। Cl कितने बॉन्ड बना ले, एक बॉन्ड बना ले, काम बन जाएगा, बाकी दो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है। एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे भाई, जिसमें से कि एक ने बनाया सिंगल बॉन्ड, बचे कितने, बचे 6। 6 में से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये गया, एक लोन पेयर ये गया, तीसरा ये बचा। बोलो हाउ, बात क्लियर है सबको, बात क्लियर है सबको, ओके। यदि मान लो मेरे पास ClO2 नेगेटिव हो, तो आप जल्दी से बोल दो कितने सिंगल कितने कोऑर्डिनेट, एक सिंगल एक कोऑर्डिनेट, दिख गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ClO नेगेटिव दुनिया जान गई होगी अब तक, Cl ये हो गया O नेगेटिव, ये बना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने लोन पेयर बचे Cl के पास, कितने लोन पेयर बचे Cl के पास, 2 लोन पेयर बचे भाई। 3 लोन पेयर थे टोटल, याद करो यार, ये थे ना 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो गया O के साथ बॉन्डिंग में, 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, मतलब 2 लोन पेयर गंजे पे बच जाएंगे। क्या इतने एग्जाम्पल बहुत हैं कंसेप्ट को समझने के लिए, बोलो मेरे भाई हैं। H3PO4 बनाए, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या लिखूंगा POOH लिख सकते हैं, सिंगल सिंगल सिंगल, 3 सिंगल बॉन्ड बन गए, ये आ गया POH 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 और ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। क्या सबको चमक रहा है। अब एक और बनाए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब सोचो CO, C के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, कितने की कमी है, आना बोलना पड़ेगा, कितने की कमी है, 4 की कमी है। सी ने क्या किया, डबल बॉन्ड O बना लिया, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ डबल बॉन्ड बना सकता है। अब किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बोलो हाउ, बोलो हाउ, तो क्या होगा, ये इधर से इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ये इधर से इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस ये सारा खेला खत्म बाबू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, आई होप सो इतने में आपका काम बन जाना चाहिए। एक दो और एग्जाम्पल आपकी बुकलेट में दिए हुए हैं, चलो वो भी बता देते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है O3 का, ठीक है, तो O3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, O एक O को रख दो सेंटर पे, एक किसी O को रख दो सेंटर पे। O कितने बॉन्ड बना ले जिसके बाद वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, O कितने बॉन्ड बना, 2, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, फिर भी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इधर गए 2 इधर गए 2 बच गए, इसलिए शेप थोड़ा सा बेंट हो गया, ये O3 का स्ट्रक्चर हो गया। क्या सबको बात समझ में आई, ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, O3 का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कोई बोले सर N2O5 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दो, तो N2O5 में बच्चों NON मान लो ऐसा है ना। अब ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ये हुआ डबल बॉन्ड हो, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर और एक इधर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको याद ही करना पड़ेगा। N2O5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, क्लियर है। अब N2O5 देखा तो मुझे एक बात याद आई, जो हाइब्रिडाइजेशन में, और ये बता दो, ये मिटा दो बेटा, इस तरफ का, इस तरफ को मिटा दो यदि कहो तो, ओके। जो हाइब्रिडाइजेशन में कोई आपसे पूछ सकता है, जो बताते हुए मैंने आपको एक चीज बताई थी, और 2-3 एग्जाम्पल और भी हो सकते थे, वो नहीं बताए थे, बता देता हूँ। एक किसी कोने में लिख लेना, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ मुझे क्वेश्चंस याद आते जाते हैं, कि ये भी एक कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए।
तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग ये याद कर लोगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ? लग रहा है याद कर लोगे कि तुम लोग? कर लोगे ना? हाँ, मेहनत कर लोगे ना इतनी? हाँ, मतलब समझ के याद कर लोगे, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, है ना भाई? कर लो, यदि अपना भविष्य अच्छा चाहिए तो कर लो प्लीज, है ना? कोशिश नहीं करनी है, याद करना है। कोशिश करोगे ना तो कचरे हो जाएंगे। कोशिश नहीं करनी, यू डोंट हैव अ ऑप्शन। जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कई बार मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ, बेटा ऐसा कर लें क्या? उसका मतलब ये नहीं होता मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इज्जत देने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वैसा करना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। I hope you understand this. Sometimes we don't have an option. We have to do that. Yes. दादागिरी मतलब एब्सोल्यूट दादागिरी, खत्म। क्या करें, सिलेक्ट होने के लिए करना ही पड़ता, ठीक है ना? अब कैसे याद करें इसको? बार 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 सुनो रटो, बार बार सुनो रटो, बार बार सुनो रटो, उसी में जियो, उसी में जियो। करेक्ट है? कभी ये मत सोचो टाइम कम है, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा है, आपका टाइम वेस्ट कई जगह होता है, बस बात ये, ठीक है ना? रागनी का कॉमन प्रॉब्लम है, उसको कोई ना कोई एग्जाम्पल में अटक ही जाती है। यदि ये नहीं आया तो ये कैसे आया, भगवान ही जानता है। रागनी मतलब मैं कैसे समझाऊं तुमको? यदि तुम्हें ये नहीं आया तो ये भी नहीं आया होगा, ये भी नहीं आया होगा, ये भी नहीं आया होगा। कोई अलग लिटरेचर थोड़ी ना। खुद कोशिश करो कैसे बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, खुद कोशिश करो कैसे बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। O3 का समझा भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। ये सब आ गए तो ये क्यों नहीं आया? सेम ही तो है। ओ ओ ओ है, एक ओ को सेंटर पे रख दो, एक ओ को सेंटर पे रख दो। ये ओ को उठा के सेंटर पे रख दिया, किसी भी एक ओ को, कोई से भी एक ओ को सेंटर पे रख दो। अब ओ के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ओ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। पहले सेंट्रल एटम एक मान लो, कोई सा ओ आपने सेंट्रल एटम एक मान लिया, तीन में से कोई सा भी एक मान लिया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट किया। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहते, आप बोलते कि सर जी मैं तो इसको नहीं मानूंगी, मैं तो इसको मानूंगी, तो इसको मान ले, मेरे को क्या दिक्कत है? ये रहे दो लोन पे, ले भाई इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, ये भी तो वही स्ट्रक्चर जो पहले था, कोई अलग थोड़ी ना। चलो, अब मैं कुछ बताने वाला था और मैं भूल गया क्या बताने वाला था। एक बात ये बता रहा था कि N2O5 जो होता है ना, वो अपनी सॉलिड स्टेट में NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा कभी इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया ना NO2 सॉलिड का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा Sp एंड Sp2। करेक्ट है? N2O5 सॉलिड का यदि किसी ने हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो होगा Sp Sp2, क्योंकि इसका Sp आएगा, इसका Sp2 आएगा। लेकिन यदि किसी ने NO2 गैस का हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर, यदि मैं गैस मान लूं इसको, तो उस वक्त इधर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 होगा, इधर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 होगा। लेकिन सॉलिड में ऐसा होगा, है ना बेटा? याद रखना, फैक्ट है। यदि कोई आपसे ये पूछ ले कि IBr5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सॉलिड स्टेट में, है ना? ICl5 में मैं आपको बता चुका, सॉरी PBr5 सॉलिड में, PCl5 में मैं आपको बता चुका हूँ। वो तो आपकी याद रखने की क्षमता कैसी है अभी देखते हैं। PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है, क्या पता किसको याद है? तो ये था sp3 और ये था sp3d2। PBr5 जो टूटता है ना सॉलिड स्टेट में, तो ये बेटा ऐसे टूटता है, PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव के रूप में। तो यहाँ sp3 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं होगा। फैक्ट्स हैं कुछ, याद रख लेना, पी ब्लॉक में आते हैं, मैंने आपको इधर ही बॉन्डिंग में बता दिया। ठीक है बच्चों, वैसे ये 12th क्लास पी ब्लॉक में आना चाहिए था, मैंने आपको इधर ही बता दिया कि चलो क्या, कोई बात नहीं, देख लो। कभी कभी कुछ कुछ किताबें सॉल्व करते हैं ना तो उनमें ये सब फैक्ट्स आ जाते हैं, तो फिर बच्चे को घबराहट होती है कि यार ये वाला तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, लगता है सर हमको कम पढ़ा रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, पी ब्लॉक में आता है। ठीक है बेटा, हो गया, वो आप देख लो। उसके लिए मैंने कैमरा थोड़ा पीछे किया, मैं अभी आगे कर रहा हूँ उसको, है ना? जल्दी कर लो बेटा। ये अलग चीज है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला नहीं है, ये अलग चीज है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में गोला डिब्बों में बंद कर देना, स्टार मार्क लगा के एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिख लेना। ठीक है बेटा, चलो।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने आपको पूरा का पूरा सिखा दिया। अब सुनो, मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब लगा होता है तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बात भी बता दूं। कोई अंतर नहीं है, जो पहले फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना बताया था एग्जैक्टली वैसा ही है, बस एक देख लो एग्जाम्पल तो आपको विश्वास हो जाएगा, है ना। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, जल्दी से फॉस्फेट का बनाओ। चलो चलो देख के मत बनाना, बिना देख के बनाओ। सल्फेट का और फॉस्फेट का, ClO4 नेगेटिव का, ClO4 नेगेटिव का, SO3 का, SO2 का, इन सब के स्ट्रक्चर अपनी कॉपी बनाओ। सबके स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पर बनाओ, जब तक मैं मिटाने की व्यवस्था कर रहा हूं, सुखाने की व्यवस्था कर रहा हूं। मिटा तो मैं चुका हूं। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है एयर ब्लोअर इस पे मार दिया करूंगा, वो ज्यादा सही रहेगा, गर्म वाला, जल्दी सूख जाएगा। क्या कहते हो यार, है ना। हाँ लो भाई, सल्फेट का बना दिया तुम लोगों ने स्ट्रक्चर, आधी क्लास तो भूल ही गई होगी सल्फेट का स्ट्रक्चर। नेगेटिव नेगेटिव, तो मैं सल्फर O नेगेटिव, O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले बता चुका था, है ना। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पहले से थे वही हैं। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है। अब सुनो, ये स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, जिन्हें भरोसा नहीं है इस बात पे, सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, सुनना मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना प्लीज। ये सल्फर था, ये O था, ये O था, ये O नेगेटिव था, ये O नेगेटिव था। अच्छा, O नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए आउटर मोस्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक एक बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड को बनाने में ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, तो सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन गया बॉन्ड बनाने में, तो 6 बच गए, जल्दी बोलो बच्चों, और नेगेटिव चार्ज। ये O गया, 6 बच गए, और ये नेगेटिव चार्ज। फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, जल्दी बोलो बेटा, 6। इसके पास कितने थे, 6। क्या इनके इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है कि सिर्फ इसके ने किया है? सिर्फ इसके ने किया है, तो इसके ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनाया, इधर। इसके 6 ऐसे के ऐसे इसके टकले पे रखे हैं, इसके 6 ऐसे के ऐसे ही इसके टकले पर रखे हैं। क्या स्ट्रक्चर सबको आ गया समझ में? ऐसा ही स्ट्रक्चर है, करेक्ट है, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, जो पुरानी है वही बता रहा हूँ। इधर 6 थे, इधर 6 थे, इधर 7 थे, इधर 7 थे। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया, इनके इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन आए वो सिर्फ सल्फर से आए, इन दो केस में। एग्रीड टू दैट और नॉट? एग्रीड टू दैट, एग्रीड टू दैट, डोनर एटम ने दिए दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब फॉर्मल चार्ज बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे पहले करते थे। सुनो मेरे भाई, इधर कट लगाओ, उस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं दिखाइए। 6 ये और 1 ये, 6 ये और 1 ये, तो 6 - 7 बराबर -1। इधर कितना होगा फॉर्मल चार्ज बोलो, इधर कितना होगा फॉर्मल चार्ज, इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, इधर भी -1 बच्चों, इधर कितना होगा, इधर भी -1, हाँ ना बोलना पड़ेगा। इधर भी क्या होगा, -1, और इधर भी फॉर्मल चार्ज क्या होगा, -1। इधर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, अरे ये कैसे चला गया, हाँ भाई, हाँ भाई, इस सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा जल्दी बताओ। इस सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, +2 का, तो इस पे आया +2 का। हो गए सबके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट, हो गए सबके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट। स्ट्रक्चर बना लोगे, स्ट्रक्चर बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, सिंपल था स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, यदि कल के दिन कोई आपसे ये पूछ ले कि सल्फेट का ये स्ट्रक्चर
और सल्फेट का ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया था, जिसमें अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगाते थे, डबल बॉन्ड लगाते थे, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें फॉर्मल चार्जेस कम है, इसमें फॉर्मल चार्जेस कम है। बोलो हाउ। ओवरऑल फॉर्मल चार्ज दोनों में बराबर, देख +2 और -4 बराबर -2, इसका भी -2 है फॉर्मल चार्ज, लेकिन इसमें इंडिविजुअल एटम पे चार्जेस कम है, देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। वैसे भी एक बात याद रखना, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। एकदम अंदर घुस के बहुत डेप्थ में मैंने आपको ये बात समझा दी। आ गया सबको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना? एक पे और कर लें, एक पे और कर लें। आप कोशिश करो फॉस्फेट पे, आप कोशिश करो फॉस्फेट पे, खुद बनाओ, खुद बनाओ। एक और करो फॉस्फेट पे, फिर मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, डाइपोल मोमेंट। फॉस्फेट, ये P है, ये O है, ये O है, ये O है, ये O है, 3 O पे 3 नेगेटिव चार्ज, हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 7। कितने होंगे? 7। कितने होंगे? 7। क्लियर है? और इसके पास कितने होंगे? 6। बोलो हाउ। तो P जो है सबसे पहले इनके साथ 1-1-1 बॉन्ड बना लेगा, तो P O O O, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के साथ बनाएगा। इसके 6 के 6 तो इधर ही टिके हुए हैं, इसके 6 ये रहे, ये रहे, और ओवरऑल स्ट्रक्चर पे 3 नेगेटिव चार्ज हम लिख सकते हैं। करेक्ट है? अब सोचो, फॉर्मल चार्ज इस पे -1, 7 हैं, 6 होने चाहिए थे, इस पे -1, इस पे -1, और इस पे भी -1, और इस पे कितना होगा? +1, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि 5 होने चाहिए थे और हैं कितने? ओ सॉरी, 5 होने चाहिए थे, हैं 4 ही, तो +1 का चार्ज आया। क्लियर है? आया समझ में सबको कैसे लगाना है फॉर्मल चार्ज इस पे? क्लियर है? यदि मैं स्ट्रक्चर इसका यूं बनाऊं, P डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, तो मुझे पता है इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका 0, और इसका भी 0, तो विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? सेकंड वन इज मोर स्टेबल। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, कार्बोनेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कार्बोनेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबसे पहले कोशिश करो, क्या लिखोगे? COOO, नेगेटिव नेगेटिव। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। एक इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा, 2 इसके साथ बनाएगा, बचा ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। बोलो हाउ। 0 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? देयर विल बी नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन केस ऑफ कार्बोनेट। बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिटरेचर खत्म हुआ। वैसे मैं आपको एक हल्की सी बात ये बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सेमी पोलर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, वो बात बता देता हूँ हल्की सी, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप इसको नोट कर लें फटाफट। ठीक है बेटा? एक्चुअली हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की। कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है, उससे अपन को ये भी समझ में आता है कि जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वहां हल्का सा आयनिक करेक्टर आ जाता है। तो ये क्या थ्योरी है, क्यों सेमी पोलर बॉन्ड बोलते हैं अपन उसको? उसके बाद हम बीबी पढ़ने वाले हैं शायद। ठीक, चलो, नहीं डाइपोल पढ़ने वाले, बीबी नहीं डाइपोल पढ़ने वाले। अब सुनो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन की जो थ्योरी है वो कुछ ऐसी है कि जैसे मान लो, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता इससे, ये अमोनिया और ये BF3 है, करेक्ट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है इसको एक इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करता है, फिर एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसपे इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है,
बताओ, BF3 पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन इधर कूदा, बाद में ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके फाइनली BF3 बना। ड्यू टू दिस इंटरमीडिएट इट हैज सम काइंड ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, एंड देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एज सेमीपोलर बॉन्ड। मत लिखो तो भी काम चलेगा, मैं तो आपको बस थोड़ा सा बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, अभी रुको, अब अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज डाइपोल मूवमेंट करके एक टॉपिक है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइपोल मूवमेंट। ओके बेटा, आगे बढ़ें। यदि आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो, वैसे बहुत जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको फील के लिए करा दिया है ना, ऐसा है। चलो, और वो भी हाइपोथेटिकल थ्योरी है बच्चों, एक बुक में मैंने पढ़ी थी, सो मैंने आपको बताई। चलो भाई, तो आप देखें डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट और आयनिक करेक्टर डाइपोल मूवमेंट बताता क्या है, ये बताता हूं मैं आपको, है ना। देखो बेटा, डाइपोल मूवमेंट बताता है आयनिक करेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। इट टेल्स अबाउट परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। किसी कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक चरित्र कितना है। इन अ कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड लिख सकते हो, कोवलेंट बॉन्ड लिख सकते हो, सब बढ़िया है। ठीक है बेटा, अब आप समझना डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इट टेल्स अबाउट द पोलैरिटी ऑफ एनी कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल। इट टेल्स अबाउट polarity of a bond or molecule or molecule. A bond having two different atoms is always polar, or say two different type of atoms, two different type of atoms is always polar. हालांकि कुछ लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो सेम हो सकती है। पॉलिंग के स्केल पे लिख देते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकली देखो तो एक ज्यादा पोलर एक में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, है ना। तो मैं अपने आप को 100% सेफ करने के लिए बोल सकता हूँ बॉन्ड हैविंग टू डिफरेंट एटम इज ऑलवेज पोलर if electronegativity of two atoms is different। तो किसी ने बोला पोलर बॉन्ड कौन सा है, नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा है, तो आप मुझे बताना। एग्जाम्पल बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने H को H से जोड़ दिया तो ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड होगा, करेक्ट है। जबकि किसी ने H को F से जोड़ दिया तो दिस इज पोलर बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्लियर है बेटा। तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा इसमें, या जो डाइपोल मूवमेंट इस बॉन्ड में होगा, उसको बॉन्ड मूवमेंट बोलते हैं। तो अ बॉन्ड हैविंग टू डिफरेंट एटम इज ऑलवेज पोलर, इज ऑलवेज पोलर। तो यहाँ क्या, इट टेल्स अबाउट द पोलरिटी ऑफ अ बॉन्ड और अ मॉलिक्यूल, कौन, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। अ पोलर बॉन्ड हैज नॉन जीरो
डाइपोल मूवमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। पोलर बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। बताते हैं क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, या इस सेंटेंस को अभी विड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी देर में डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करके फिर इस सेंटेंस को वापस बताएंगे, ठीक है। तो अ बॉन्ड हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इज ऑलवेज पोलर, हाउएवर अ मॉलिक्यूल having different atoms may be polar, may be नॉन पोलर। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूं, थोड़ी देर बाद आएगी समझ में। अभी डाइपोल मूवमेंट थोड़ा समझाने दो, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट होता क्या है बेटा, जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसको मैथमेटिकली अपन कैलकुलेट करते हैं कैसे, बराबर Q इंटू डी, वेयर Q इज चार्ज प्रेजेंट and D is distance between two atoms, करेक्ट बेटा। सो डाइपोल मोमेंट ही होता है, जैसे कि मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। सपोज HF has bond length equal to 1 angstrom, mu will be equal to, mu कैलकुलेटेड लिख देता हूं, will be equal to Q into D। अब H पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, बोलो बच्चों। H अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेज रहा है और फ्लोरीन खींच रहा है, तो जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और डी कितना हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, 1 इंटू 10 की पावर -10 बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है ना। कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। आपकी बात करेक्ट है, मैं मान रहा हूं। यहाँ पर जो Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिखी है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम आएगी। क्या आपने मेरी बात को सुना है? -29 नहीं लिखा क्या मैंने, -29। बेटा इधर ध्यान दो, उस मैथमेटिक्स को छोड़ो। आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हो सर Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 नहीं आएगी, क्योंकि वो तो तब आती जब यहाँ पर फुल पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन हमको पता है कोवलेंट बॉन्ड में फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचता है लेकिन कंप्लीटली नहीं लेता है। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी तुलना में कम आएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इससे कम आएगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लैब में फाइंड आउट करेंगे बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया बेटा, आया बच्चों, ओके। अब आप इसको पहले उतारो, फिर मैं आपको इसके आगे का ज्ञान देता हूं। धीरे धीरे करके डाइपोल मूवमेंट में अंदर घुस जाएंगे टॉपिक में और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अब तक जितना बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हो, सर व्हाट इज पोलर, पोलर का मतलब बेटा दो पोल होना। जैसे कि हमने देखा है वर्ड दो पोल में बटा हुआ है, मान लो एक रशिया है, एक यूएस है, तो दो पोल, दो ध्रुव, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, दो अपोजिट चीज है पोलर। दे आर टू पोल्स ऑफ द सेम फैमिली, है ना। तो अपन बोलेंगे एक तरफ हस्बैंड खड़ा है एक तरफ वाइफ खड़ी है, दे आर टू पोल्स। आ गया समझ में सब लोग को बेटा, पोल का मतलब क्या है, दो अपोजिट चीजें सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, है ना। चलो ओके। अब
जो डाइपोल होता है बेटा, उसकी मैंने आपको मैथमेटिकल वैल्यू बताई, क्या है, Q इंटू डी बताया। ठीक है बच्चों, डाइपोल को हम शो कैसे करते हैं वो भी बताता हूं। तो बेटा डाइपोल को जो हम शो करते हैं तो उसको म्यू साइन द्वारा शो करते हैं, Q इंटू डी होता है। ठीक है ना, दिस इज डाइपोल के लिए, डाइपोल मूवमेंट के लिए, सॉरी, डाइपोल मूवमेंट के लिए साइन। और जैसे मान लो H और F है, इसके बीच डाइपोल है, तो इसको वेक्टर द्वारा शो करते हैं, एरो द्वारा, जिसमें एरो का हेड जो होता है वो उस तरफ होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजरली फ्लो हो रही होती है, जैसे कि इधर फ्लोरीन की तरफ जा रही है, और जो उसकी टेल होती है वो हम काट देते हैं। सो दिस इज हेड ऑफ वेक्टर। वेक्टर मतलब डायरेक्शन दिखा रही है, हेड ऑफ वेक्टर showing dipole, and this is tail of vector। आपने वेक्टर में भी हेड और टेल पढ़ा होगा बेटा, आपने वेक्टर में भी हेड और टेल पढ़ा होगा। वहां पे वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा था किसकी, मान लो वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, चेंज ऑफ वेलोसिटी की, वो सब दिखाता था। यहाँ पर वेक्टर क्या दिखा रहा है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजरली फ्लो कर रही है। क्लियर है बेटा इतनी बात, क्लियर है बच्चों? हाना बोलना पड़ेगा, हाना बोलना पड़ेगा, हाना बोलना पड़ेगा, हाना बोलना पड़ेगा, है ना। तो वेक्टर में भी आपने हेड और टेल ऑफ द वेक्टर पढ़ा हुआ है। यहां पर भी आप, डाइपोल एक वेक्टर के द्वारा शो होता है, क्योंकि डाइपोल होता वेक्टर ही है। आपने हो सकता है जब वेक्टर टॉपिक पढ़ा हो तो वहां एग्जांपल्स में आपने डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है पढ़ा होगा, जैसे कि आपने वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा है, एक्सेलरेशन वेक्टर पढ़ा है ना बेटा। इसी प्रकार आपने, हो सकता है वहां एग्जाम्पल में डाइपोल भी पढ़ा हो सकता है ना भी पढ़ा हो, इट हार्डली मैटर्स। तो वेक्टर को दिखाते कैसे, दिस इज टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। वहां पे वेलोसिटी था, वेलोसिटी में आप वेक्टर दिखा रहे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे। वेक्टर दिखाता क्या है, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन भी दिखा रहा है और उसकी लेंथ जो होती है उसके मैग्नीट्यूड को दिखाती है। याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, याद है सब लोग को, याद है सब लोगों को? याद है, ओके, सही है। चलो आप मुझे बता सकते हो क्या, छोड़ो यार, नहीं पूछता। इस पे वापस आते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है पढ़ाने को, वो फिजिक्स चालू हो जाता है। खैर, म्यूजिक टू इनटू डी डाइपोल मोमेंट, टुक 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 टुक, नहीं अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बाद में पूछूंगा आपसे कभी, हो सकता है मैं आपसे गेम खेलते हुए पूछ लूँ, गेम खेलते हुए पूछ लो, ठीक है ना, अभी नहीं, गेम खेलते हुए पूछ लो। तो ऐसे दिखाते हैं अपन इसको, वेक्टर को, और वेक्टर की दिशा क्या है, हेड ऑफ द वेक्टर कहाँ है, डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मेजरली फ्लोइंग, डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजरली गोस, मेजरली गोस। क्लियर है बेटा, ये हो गया। अब समझना, usually it is more towards, usually it is more towards more electron, usually more towards more electronegative element, usually head of vector is towards more electronegative element, is towards more electronegative element। जैसे HF में यदि कोई बोले वेक्टर का हेड किस तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा। HCl में कोई पूछे वेक्टर का हेड किसकी तरफ होगा, Cl की तरफ होगा।
NH में यदि कोई पूछे वेक्टर का हेड किसकी तरफ होगा, तो इस वेक्टर का हेड इस तरफ, इस वेक्टर का हेड इस तरफ, इस वेक्टर का हेड इस तरफ। तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल is net vector sum of all bond movements of a molecule जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दुनिया को पता है। तो इसका एक वेक्टर इस दिशा में यूं लगेगा और एक वेक्टर इस दिशा में यूं लगेगा। क्या दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है? तो इसका नेट वेक्टर सम क्या आएगा? नेट वेक्टर सम क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका जो म्यू होगा वो होगा 0। पर इसके स्थान पे यदि मैं कार्बन O डबल बॉन्ड S ले लूं, करेक्ट है, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रैक्टिकली देन कार्बन, ऑल्दो पॉलिंग स्केल पे दोनों 2.5 लिखते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं चैप्टर पीरियोडिसिटी में, आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑल्दो पॉलिंग स्केल पे तीनों 2.5 है। उसी को समझ में आएगा, जो पढ़ाई कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको ये लगेगा हाँ ये कब हो गया। अब क्या इसका नेट वेक्टर सम 0 होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। क्या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंट क्या है? इनका डिफरेंट क्या है? इनकी डायरेक्शन तो डिफरेंट है। इनकी क्या चीज अलग अलग, इनकी क्या चीज है? डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन क्या चीज अलग अलग होने के कारण नेट वेक्टर सम 0 नहीं आएगा। इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। क्यों? क्योंकि Q इंटू डी की वैल्यू अलग अलग आएगी। जितना चार्ज इस बॉन्ड में, उतना चार्ज इस बॉन्ड में थोड़ी ना होगा। ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, सल्फर कम खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एज कम्पेयर टू सल्फर। तो इस वाले के वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वनस्पति इस वाले वेक्टर के। बोलो हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। जिसपे चार्ज ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। हालांकि कोई बच्चा बोल सकता है सर Q इंटू डी था, तो इसका D ज्यादा होगा, लेकिन D इज नॉट रेलेवेंट, Q इज रेलेवेंट। D is not relevant in deciding the dipole. Only one place D is relevant, that I'll take you, that I'll tell you, that is the exception. Otherwise only one thing is relevant in deciding the dipole moment, and that is the charge. तो चार्ज किस पे ज्यादा है? O पे के सल्फर पे? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा? O के सल्फर। ऑब्वियसली O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा खींचेगा तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसका म्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्या आप समझ गए इस बात को? डाइपोल इज ए वेक्टर सम, डाइपोल इज ए वेक्टर सम। बोलो आया कि नहीं आया? आना बोलना पड़ेगा, आया कि नहीं आया? आया, वेरी नाइस। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। डाइपोल का वेक्टर किस तरफ डायरेक्टेड होता है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पर ऑलवेज नहीं, ये बात टीचर्स को भी नहीं पता होती कि वेक्टर ऑफ डाइपोल की दिशा क्या होती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे, 100 में से आप 90 टीचर से पूछोगे, उनको नहीं पता कि वेक्टर किस डायरेक्शन में लगाते हैं डाइपोल का। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि आप 11th के मासूम बच्चे हो, आपने रेजोनेंस नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको कोई चीज रटा रहा हूं, आप ऐसा बोलो। फिलहाल यदि मान लो बेंजीन रिंग से अटैच्ड एटम के ऊपर एक लोन पेयर है, तो वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा डाइपोल का। और यदि अटैच्ड एटम के ऊपर एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो वेक्टर अपवर्ड डायरेक्टेड होगा डाइपोल मूवमेंट का। फिलहाल आपको रटना पड़ेगा इसको। एक्चुअली रेजोनेंस यदि पढ़ा होता तो आपको पता होता, ठीक है ना, लेकिन नहीं तो ये थ्योरी निकल जाएगी। इफ on benzene ring directly attached group has one lone pair, vector is directed downwards if lone pair is more than one. Vector is directed upwards. अब यदि आपको रेजोनेंस आता तो मैं आपको समझा देता। एक फिनोमेना रेजोनेंस होता है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की ओर जाती है। तो चूंकि मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे गई, इसलिए वेक्टर डाउनवर्ड होता। लेकिन इस केस में एक लोन पेयर तो नीचे जाएगा, लेकिन ये वाला लोन पेयर नहीं जाएगा। और डाइपोल मूवमेंट में डिसाइडिंग फैक्टर
लोन पेयर ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसलिए ये ऊपर की ओर लगेगा। मैं ये भी आपको समझा दूंगा लोन पेयर क्यों ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें आपसे नहीं करना चाहता क्योंकि आपने ये सब नहीं पढ़ा रेजोनेंस, जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाए। और मैं ये भी नहीं चाहता कि छोड़ दूं क्योंकि आपको रेजोनेंस नहीं आता। तो मैंने एक सेंटेंस से आपको रटा दिया। क्या बोल दिया मैंने? यदि बेंजीन रिंग के ऊपर, जल्दी आना बोलना पड़ेगा, टाइम हो गया, चलो आज का समय हो गया है, अब इसको मैं कल कैरी करूंगा, आज का समय हो गया है। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई ग्रुप जुड़ा है डायरेक्टली, उसके ऊपर एक लोन पेयर, तो वेक्टर डाउनवर्ड होगा, और यदि एक से ज्यादा लोन पेयर तो वेक्टर अपवर्ड होगा। कल मैं आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन वेक्टर पे पूछूंगा, इससे रिलेट करते हुए, एक्स्ट्रा फिजिक्स में कुछ नहीं पूछूंगा। चलो भाई, ठोक लो फटाफट फटाफट। समाप्त, आज की कक्षा समाप्त। प्लीज कृपया करके पढ़ लें सीरियसली जो आपको पढ़ाया गया है, पूरा पूरा लेक्चर बार बार देखो, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से आ जाए। बाय बेटा। ये चैप्टर आ गया ना तो आईओसी आपका आ गया, प्रॉमिस बोल रहा हूँ मैं।